Hello everyone, it is Parth this side and I welcome you all to the second lecture of our series of modern history. हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे जिसमें हमने डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर की बात करी थी और पहली वीडियो में हमने देखा था, मैं आपको एक रिकैप दे देता हूँ छोटा सा, कि कैसे 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है। औरंगज़ेब की डेथ के बाद उसका बेटा बहादुर शाह थ्रोन पे बैठता है। 1707 से लेकर 1712 तक वो रूल करते हैं और 1712 में ड्यू टू हिज ओल्ड एज उनकी डेथ हो जाती है और 1712 के अंदर फाइनली जुल्फ़िकार खां की मदद से जहांदार शाह थ्रोन पे बैठ जाता है। मैंने आपको बताया था कि जहांदार शाह वॉज अ वीक एंड डीजेनरेट रूलर और फाइनली सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन जुल्फ़िकार खां के हाथ में होता है। जब हम जुल्फ़िकार खां की बात कर रहे थे तो हमने उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ डिस्कस कर ली थी। हमने बात किया था उसके रिलेशंस सिख्स के साथ, मराठास के साथ, राजपूत के साथ। मैंने आपको बताया था कि अजीत सिंह और सवाई राजा जयसिंह के साथ अच्छे रिलेशंस थे उसके। फिर उसने जो है एक प्राइवेट एग्रीमेंट जो उसके आदमी दाऊद खां पन्नी ने करी थी डेक्कन के अंदर 1712 में, उसको ऑफिशिएट किया। फिर हमने ये वाली बात भी देखी कि वो चूरामन जाट और छत्रसाल बुंदेला के साथ, दोनों के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखा था, एक्सेप्ट फॉर वन, जहाँ पे उसने सिक्स के साथ ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सप्रेशन विद सिक्स। तो यहाँ तक हमने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ तो कवर कर ली हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ जुल्फ़िकार खां। ठीक है, वी गोइंग टू स्टार्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ जुल्फ़िकार खां। तो अगर हमको इकोनॉमिक पॉलिसीज़ 3 ब्रॉड कैटेगरीज में देखनी है तो हम इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं। सबसे पहला ये था, ही अटेम्प्टेड टू इम्प्रूव द स्टेट फाइनेंसेस बाय चेकिंग द रेकलेस ग्रोथ ऑफ जागीर्स। मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि 1707 के अंदर जब औरंगज़ेब की डेथ हुई तो स्टेट ट्रेजरी लगभग 13 करोड़ रुपए थे और 1712 तक आते आते बहादुर शाह ने ये सारे के सारे 13 करोड़ रुपए ख़त्म कर दिए और स्टेट जो था यानी कि स्टेट ट्रेजरी वॉज एट द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। अब अगर इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है तो उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है और जुल्फ़िकार खां ने यही किया। उसने किस तरह से स्टेट फाइनेंसेस को रिवाइव करने की कोशिश करी? ही चेक्ड द रेकलेस ग्रोथ ऑफ जागीर्स। अब राजा उस टाइम पे राजास या फिर जो मुगल रूलर्स थे वो क्या करते थे, कोई भी अगर फ्लैटरी करता था या कोई और तारीफ करता था राजा की तो वो रेकलेसली जो है उनको जागीर देना शुरू कर देते थे। राइट, जागीर दे देते थे कि तुम यहाँ के जागीरदार हो, यहाँ के सूबेदार हो और यहाँ से टैक्स कलेक्शन कर दो। इससे स्टेट के फाइनेंस डिटीरियोरेट होते थे। तो सबसे पहला काम जुल्फ़िकार ने क्या किया, ये जो रेकलेस ग्रोथ ऑफ जागीर थी इस सिस्टम को ख़त्म किया कि जागीरदारी जो ज़्यादा ज़्यादा दी जा रही है लोगों को मिल रही है, इस चीज़ को ख़त्म किया एंड ही चेक्ड द ग्रोथ ऑफ रेकलेस ग्रांट्स ऑफ जागीर्स। ठीक है, दूसरा काम उसने क्या किया, ही कंपेल्ड द मनसबदार्स या नोबल्स टू मेंटेन द ऑफिशियल कोटा ऑफ ट्रूप्स। कहने का मतलब है कुछ नोबल्स इस तरह से थे मुगल अथॉरिटी के अंदर जो मिलिट्री कमांडर्स भी थे। राइट, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ डिफेंस भी उनके हाथ में था। तो वो नोबल्स हैं और मिलिट्री कमांडर्स हैं। अगर वो इस एरिया के फॉर एग्जांपल कोई मिलिट्री कमांडर है तो उसकी ड्यूटी है कि उसको इस एरिया पे स्टेशन करके रखने हैं। फॉर एग्जांपल लगा लो 10,000 ट्रूप्स कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ये बाउंड्री है और यहाँ से कोई अटैक कर देता है तो इसके पास 10,000 ट्रूप्स, यानी कि जितने भी मैं ऐसी नंबर ले रहा हूँ कि इतने ट्रूप्स इसके पास ऑलरेडी यहाँ पे इमरजेंसी के लिए प्लेस्ड हैं और ये उसको मेंटेन करना पड़ेगा। स्टेट से उसको पैसा मिलता था इसके लिए, यानी कि जो मुगल सेंट्रल अथॉरिटी थी वो पैसा देती थी नोबल को कि आप इतने ट्रूप्स या इतना कोटा ऑफ ट्रूप्स मेंटेन करके रखो इस पैसे से जो हम आपको दे रहे हैं। तो नोबल्स जो थे वो क्या काम करते थे, ये जो पैसा इन ट्रूप्स के लिए आता था, इनकी सैलरीज के लिए आता था, इनके खाने पीने के लिए आता था, इनके रहने के लिए, अकोमोडेशन के लिए आता था, वो पैसा वो अपनी खुद की जेबें भरने के लिए इस्तेमाल करते थे, अपने पर्सनल यूज़ के लिए करते थे। राइट, और ये निगलेक्ट करते थे आर्मी को। महीनों तक आर्मी के सोल्जर्स को सैलरी नहीं मिलती थी जिसकी वजह से आर्मी भी वीक होना शुरू हो गई। तो दिस टेंडेंसी ऑफ नोबल्स टू कीप द स्टेट फाइनेंसेस, जो स्टेट से पैसा आ रहा है इन ट्रूप्स के लिए वो पैसा अपनी जेब में रख लेते थे, इस टेंडेंसी को कंप्लीटली स्टॉप करने की कोशिश करी जुल्फ़िकार खां ने। ठीक है, पहला मैंने आपको बताया रेकलेस ग्रोथ या ग्रांट्स ऑफ जागीर होता था उसको उसने रोका। दूसरा है जो मिलिट्री कमांडर्स ट्रूप्स को स्टेशन करने के लिए जो पैसा स्टेट देता था वो अपने ऊपर खर्च करते थे पर्सनल, अपनी खुद की पॉकेट्स भरने के लिए, उसको रोका। तीसरा और थोड़ा सा गलत काम उसने क्या किया, ही प्रमोटेड द ईवल टेंडेंसी ऑफ इजारा फार्मिंग, यानी कि जिसको हम रेवेन्यू फार्मिंग बोलते हैं। और आपको पता होगा मीडिएवल हिस्ट्री में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो गवर्नमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं विद रेवेन्यू फार्मर्स एंड मिडलमैन टू पे द गवर्नमेंट एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी वेयर दे आर लेफ्ट फ्री टू कलेक्ट वट एवर दे कुड फ्रॉम द पेजेंट। होता क्या है कि बोली लगती है। राइट, जो हाईएस्ट बिडर होता है वो उसको राइट मिल जाती है कि वो कलेक्ट कर सकता है इतने एरिया पे फॉर एग्जाम्पल टैक्स, और
उसको एक फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ता है सेंट्रल अथॉरिटी को यानी गवर्नमेंट को। आगे से वो कितना भी कलेक्ट कर सकता है, ये उसके हाथ में है पर्सनली कि वो जितना भी आगे से कलेक्ट करे इतना फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी स्टेट के हाथ में पहुंच जाना चाहिए। तो इससे जो है पेजेंट ऑपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया, राइट। तो ये जो ईवल टेंडेंसी ऑफ इजारा या रेवेन्यू फार्मिंग थी ये शुरू करी जुल्फ़िकार खान ने, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी आई जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये तो हमने बात करी उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की। यहाँ से हम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि कोई भी नोबल अगर है, ऑब्वियसली हमको पता है कि जुल्फ़िकार खान एक रॉयल ब्लड नहीं है उसके पास और फिर भी वो इतना पावरफुल हो रहा है, तो आसपास जो नोबल्स थे और कोर्ट के अंदर वो इसकी पावर से, बढ़ती पावर से बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे थे और अपनी पोजीशन उनको थ्रेटन फील होने लग रही थी, अपनी खुद की सेफ्टी से उनको डर लग रहा था कि कहीं ये हमें भी ना मरवा दे, ठीक है। तो इसकी बढ़ती पोजीशन को देखते हुए और नोबल्स जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया इसके अगेंस्ट कंस्पायर करना, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ ये मैंने आपको बताया कि जो जेलस नोबल्स थे उन्होंने कॉन्स्पिरेसी शुरू कर दी। इससे भी ख़राब बात क्या हुई, जो राजा खुद था यानी कि जहांदार शाह खुद था, वो बहुत डरता था जुल्फ़िकार खान से और उसने कंस्पायर करना शुरू कर दिया जुल्फ़िकार खान के अगेंस्ट। आप इमेजिन कर सकते हो ऐसा कोर्ट या ऐसी अथॉरिटी जहाँ पे राजा जो मेन हेड है वो अपने वजीर के खिलाफ भी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। नथिंग कुड बी मोर डिस्ट्रक्टिव टू एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। राजा जो है वो डरता है वजीर से, उसको डिस्पोज ऑफ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसको डर है कि अगर मैंने इसको डिस्पोज किया तो जुल्फ़िकार खान अपनी पावर का इस्तेमाल करके मुझे ही मरवा देगा, क्योंकि इसकी वजह से ही तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है। तो जहांदार शाह जुल्फ़िकार खान को हटा भी नहीं सकता और उसके साथ भी नहीं रह सकता, उससे डर भी लगता है। इस वजह से वो इसके अगेंस्ट इन नोबल्स के साथ लेके, इनके नोबल्स की हेल्प लेके जुल्फ़िकार खान के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। और अगर राजा ही अपने वजीर के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन तो क्या ही काम करेगा, ठीक है। नथिंग वुड बी मोर डिस्ट्रक्टिव टू एन हेल्दी एडमिनिस्ट्रेशन। इसके साथ हम देखते हैं कि फाइनली 1713 का टाइम आ जाता है, जनवरी का टाइम होता है और जनवरी 1713 में फारुख सियार, राइट, ये फारुख सियार आप बोल सकते हैं, फारुख सियार, ये फारुख सियार जो है विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स, और ये सैयद ब्रदर्स कौन कौन से थे, एक बड़ा भाई था और एक छोटा भाई था। जो बड़ा भाई था उसका नाम था अब्दुल्ला खां और जो छोटा भाई था उसका नाम था हुसैन अली खान बराहा। ये आप अगर बुक को रेफर करेंगे तो आपको उनके नाम आराम से मिल जाएंगे, राइट। ये सैयद ब्रदर्स जो थे दे आर रिमेंबर्ड इन हिस्ट्री बाय द नेम ऑफ किंग मेकर्स। ये राजाओं को बनाते थे और बिठाते थे थ्रोन पे। काम इनका क्या था कि ऑफिशियली राजा को बिठाते थे और पर्दे के पीछे सारा काम या सारा एडमिनिस्ट्रेशन या सारे डिसीजन मेकिंग पावर्स अपने खुद के हाथ में रखते थे, राइट। तो सैयद ब्रदर्स की हेल्प से फारुख सियार ने, जो नेफ्यू था जहांदार शाह का, राइट, फारुख सियार जो नेफ्यू था जहांदार शाह का, उसने सैयद ब्रदर्स की हेल्प से 1713 में, जनवरी 1713 में आगरा में लड़ाई लड़के जहांदार शाह को मरवा दिया और फाइनली जुल्फ़िकार खान को भी डिस्पोज ऑफ कर दिया। और फाइनली जनवरी 1713 के अंदर थ्रोन पे बैठ जाता है फारुख सियार विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स, ठीक है। इसके साथ हमारा जहांदार शाह का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे फारुख सियार और सैयद ब्रदर्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि औरंगज़ेब और बहादुर शाह के बाद जितने भी और लेटर मुगल रूलर्स आए हैं वो ऑलमोस्ट सारे के सारे डीजेनरेट थे, वीक थे और लग्जरी लविंग थे। तो फारुख सियार भी कोई अलग नहीं था, राइट। वो भी कम्प्लीटली ही लैक द कैपेसिटी टू रूल। उसके पास भी कोई कैपेबिलिटीज़ नहीं थी, कैपेसिटी नहीं थी रूल करने की, राजा वाली कोई क्वालिटी नहीं थी उसके पास। वो वीक था, कावर्डली था, क्रूअल भी था और सबसे बड़ी बात वो बहुत इजीली फ्लैटर हो जाता था छोटी मोटी चापलूसियों से। कोई भी उसकी तारीफ करता था तो उसको जागीर दे देता था या फिर उसके आराम से कान भर देता था, ठीक है। तो फारुख सियार वो जो वीक, कावर्डली और क्रूअल रूलर था, ठीक है। उसके पास रियल पावर तो थी ही नहीं, राइट। चाहे वो कैसा भी हो उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज ही वॉज जस्ट द नॉमिनल हेड। रियल पावर्स किसके हाथ में थी इस टाइम पे? सैयद ब्रदर्स के हाथ में, जो सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे। ये सेम सिनेरियो है जो जहांदार शाह और जुल्फ़िकार खान के साथ हुआ था। जहांदार शाह भी बस बैठा हुआ था और जुल्फ़िकार खान काम कर रहा था। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो फारुख सियार भी यहाँ पे काम कर रहा था और सैयद ब्रदर्स, फारुख सियार बस बैठा था और सैयद ब्रदर्स के हाथ में सारी की सारी मेन या रियल पावर्स थी, ठीक है। बट ही वॉज रिलक्टेंट टू गिव फ्री हैंड एंड फुल अथॉरिटी टू सैयद ब्रदर्स। चाहे सैयद ब्रदर्स की मदद से वो यहाँ बैठा है, बट फिर भी वो क्या करता था, क्योंकि सैयद ब्रदर्स ने उसकी पर्सनल लिबर्टी तक पे रोक लगा रखी थी। कहाँ जाएगा, कहाँ उठेगा, कहाँ बैठेगा, क्या खाएगा, ये सब सैयद ब्रदर्स ही डिसाइड कर रहे थे फारुख सियार के लिए। तो फारुख सियार भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया और उसने सैयद ब्रदर्स को ढंग से काम नहीं करने दिया, ठीक है। ही ट्राइड हार्ड टू ओवरथ्रो देम। बार बार कोशिश करता था कि मैं सैयद ब्रदर्स को हटा दूं और उनको मरवा दूं या डिस्पोज ऑफ कर दूं, बट हर बार उसके अटेम्प्ट्स अनसक्सेसफुल हो जाते थे, ठीक है।
अब जब सैयद ब्रदर्स को ये वाली बात पता चली कि फारूक सियार उनके अगेंस्ट कंस्पायर कर रहा है, और सैयद ब्रदर्स तो वो लोग थे जिसकी मदद से फारूक सियार बैठा था, और इनकी पावर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी, तो सैयद ब्रदर्स ने 1719 के अंदर राजा को ही मरवा दिया। सैयद ब्रदर्स कंस्पायर्ड एंड डिस्पोज्ड एंड असैसिनेटेड फारूक सियार। ठीक है, फारूक सियार को 1719 के अंदर सैयद ब्रदर्स ने असैसिनेट करवा दिया, और फाइनली जो ऑफिशियल पोजीशन थी अपने हाथ में ले ली। बट वो गद्दी पे नहीं बैठ सकते थे क्योंकि उनके पास रॉयल ब्लड नहीं था, उनको किसी का इस्तेमाल करना था, एक पपेट रूलर का, जिसको वो गद्दी पे बिठाएं और फिर जो है वो खुद रूल करें पर्दे के पीछे से। तो अब सैयद ब्रदर्स खुद तो थ्रोन पे बैठ नहीं सकते, तो दे क्विकली रेज्ड 3 कॉन्जिक्यूटिव रूलर्स। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो 2 यंग प्रिंसेस थे, उन 2 यंग प्रिंसेस को राजा बना दिया, बट वो दोनों जो हैं वो कंजम्पशन से मर गए। राइट, कंजम्पशन इज़ द सेकेंड या सिनोनिम टर्म फॉर ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी से उन 2 यंग प्रिंसेस की डेथ हो गई। पहले इस रूलर को बिठाया, छोटा सा वो बच्चा था उसको बिठाया, उसकी डेथ हो गई टीबी से। फिर दूसरे वाले को बिठाया, उसकी भी डेथ हो गई टीबी से। फाइनली उन्होंने तीसरे रूलर को बिठाया जिसका नाम था मोहम्मद शाह। वो भी यंग था एक तरह से, लगभग 18 ईयर ओल्ड था। तो 18 ईयर ओल्ड मोहम्मद शाह को सैयद ब्रदर्स थ्रोन पे बिठा देते हैं 1719 के अंदर। बट उसका भी वही काम है जो पुराने रूलर्स का था, फारूक सियार का था या उससे पहले जहांदार शाह का था, बस एक नॉमिनल हेड बन के रहना है और काम सैयद ब्रदर्स खुद करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सैयद ब्रदर्स की एडमिनिस्ट्रेशन की, किस तरह से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ अपनाई। इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ कहीं ना कहीं तक पुराने जुल्फ़िकार खां या फिर जो हम बात कर सकते हैं इससे पहले जो रूलर थे बहादुर शाह, उससे जैसी थी। टॉलरेंट अप्रोच थी, कंसीलिएटिव अप्रोच थी, राइट, कॉम्प्रोमाइज़ करता था, ये सारी चीज़ें थी। बट हम डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ की बात करते हैं सैयद ब्रदर्स की। राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ ऑफ सैयद ब्रदर्स। सबसे पहला तो यही मैंने आपको बताया कि दे वर रिलीजियसली टॉलरेंट। उनकी जो अप्रोच थी हिंदूज़ के टुवर्ड्स वो एक रिलीजियस टॉलरेंट अप्रोच थी। उनको ये वाली बात रियलाइज़ हो गई कि अगर इंडिया को रूल करना है हारमोनियसली, इट कुड बी रूल्ड ओनली बाय एसोसिएटिंग हिंदू चीफ्स एंड मुस्लिम नोबल्स, कि हिंदू चीफ्स और मुस्लिम नोबल्स को अगर साथ में रख के यूनिटी के साथ रखा जाएगा, तभी हम एक रिलीजियस टॉलरेंट अप्रोच अपना के इंडिया को हारमोनियसली रूल कर सकते हैं एक सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर। ठीक है, उसने और क्या काम किया, ही अबॉलिश्ड जिजिया अबॉलिश कर दिया, और पिलग्रिम टैक्स जो औरंगजेब के टाइम से चल रहा था उसको भी हटा दिया गया। ठीक है, फिर तीसरा काम इसने क्या किया, इसने अलायंसेस बनाई बहुत अच्छी, जो पहले के जुल्फ़िकार खां काम कर रहा था उसी अलायंसेस को इसने और बेटर किया। सबसे पहले इसने क्या किया, राजपूत की अगर बात करें तो वही अजीत सिंह और सवाई राजा जय सिंह, ये 2 रूलर थे हमारे पास मेन, जिनके हम हमेशा से बात कर रहे हैं, मारवाड़ और आम्बेर के। तो इन्होंने क्या किया, यानी कि सैयद ब्रदर्स ने क्या किया, इन दोनों को और बहुत हाई मनसबदारी दे दी। गुजरात की और मालवा की मनसबदारी तो थी इनके पास अलग अलग सेपरेटली, बट उसके साथ एक हाई पोस्ट दे दी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी, ये राजपूत के साथ उसने किया। फिर उसने जो है चूरामन जाट और बुंदेला चीफ, ये मैंने आपको बताया था, चूरामन जाट और बुंदेला चीफ, इनकी हम बात करते आ रहे हैं, इनके साथ भी कंसीलिएटिव पॉलिसी अपनाई, इनके साथ भी फ्रेंडली रिलेशंस थे इसके। अगर हम बात करें मराठास की, तो मराठास के लिए इसने 2 काम किए। सबसे पहले तो ही ग्रांटेड शाहू द स्वराज ऑफ शिवाजी। स्वराज ऑफ शिवाजी उस टर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि शिवाजी के टाइम पे जो एरिया था मराठा का रूल का, और उसमें से कुछ एरियाज़ धीरे धीरे मुगल एम्पायर कॉन्कर कर रहा था या फिर अपने साथ उन्होंने मिला लिए थे, वो सारा का सारा एरिया वापस कर दिया गया मराठास को, यानी कि स्वराज ऑफ शिवाजी वापस कर दिया शाहू को। सबसे पहला काम तो ये किया सैयद ब्रदर्स ने। दूसरा काम क्या किया, हमने पहले बात करी थी जुल्फ़िकार खां के टाइम पे कि चौथ और सरदेशमुख की दोनों कलेक्ट करने का राइट दे दिया था, बट वो क्या बोल रहे थे कि मुगल ऑफिशियल्स कलेक्ट करेंगे और फिर जो है मराठा सरदार को दिया जाएगा। अब इन्होंने क्या कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली भी कलेक्ट कर लो। ठीक है, तो जो वो पॉलिसी थी जो जुल्फ़िकार खान ने अपनाई थी कि मुगल ऑफिशियल्स कलेक्ट करेंगे टैक्स, चौथ और सरदेशमुख की दोनों मराठा सरदार्स के लिए, और मराठा सरदार के हाथ में जाके दे देंगे। अब इसने क्या किया, यानी कि सैयद ब्रदर्स ने क्या किया, इन्होंने ये वाली राइट भी दे दी मराठास को कि आप जो कलेक्शन करोगे, डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ टैक्स, वो आप खुद कर सकते हो। ठीक है, इसके रिटर्न में शाहू ने सपोर्ट किया इनको विद 15,000 सोल्जर्स। शाहू ने इसके इन दोनों चीज़ों के रिटर्न में क्या किया, ही सपोर्टेड मुगल आर्मी विद 15,000 सोल्जर्स इन द डेक्कन, कि अगर डेक्कन में कोई भी और आर्मी आपका अटैक करती है, कोई भी और आपके पास डैमेज आता है, तो हमारे 15,000 सोल्जर हमेशा आपके डोर स्टेप पे खड़े रहेंगे आपको डिफेंस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, ये हमने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ देख ली। एक रिव्यू अगर हम देखें ना, सबसे पहले क्या था, रिलीजियसली टॉलरेंट अप्रोच थी, हिंदू राजास के साथ और मुस्लिम नोबल्स के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने। दूसरा हमने देखा कि जिजिया हटा दिया, पिलग्रिम टैक्स हटा दिया। फिर देखा कि राजपूत के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करें, हाई मनसबदारी दे दी इनको। फिर चूरामन जाट और छतरसाल बुंदेला के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करें। मराठास में शाहू को स्वराज दे दिया शिवाजी का,
और फिर उसके साथ चौथ और सर देशमुख की डायरेक्टली कलेक्ट करने का राइट भी दे दिया, जिसके रिटर्न में शाहू ने 15,000 सोल्जर्स उनके डोर स्टेप पे दे दिए इन डेक्कन। अब बात करते हैं इसके एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की, राइट, कि ऑल्दो वो इतने केपेबल रूलर्स थे, कितने रूलर्स नहीं, इतने केपेबल नोबल्स थे, यानी कि उनके पास एनर्जेटिक भी थे, उनके पास सारी डिप्लोमेटिक स्किल्स भी थी, सब कुछ था, स्ट्रैटेजीज भी थी, इतने अच्छे से अलायंसेस भी बना के रख रहे थे, बट फिर भी उनके रेन के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है वो फेल क्यों कर गई, उसके रीजन हम देखते हैं, राइट। वी नो दैट दे मेड विगरस एफर्ट्स टू सेव द एम्पायर। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि एम्पायर को एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर से बचाएं और बहुत इसके लिए रिगरस एफर्ट्स करें फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव डिसइंटीग्रेशन, बट दे स्टिल फेल्ड, मेनली बिकॉज ऑफ 3 रीजन्स। सबसे पहला रीज़न ये था कॉन्स्टेंट पॉलिटिकल राइवलरी, राइट, जो कोर्ट के अंदर हो रही थी, कॉन्स्टेंट पॉलिटिकल राइवलरी जो हो रही थी, राइट, कॉरल्स हो रही थी, कॉन्स्पिरेसी चल रही थी कोर्ट के अंदर, क्योंकि ऐसा टाइम था ना कि एक इंसान कंप्लीटली ऑल पावरफुल नहीं है, राइट। मोहम्मद शाह जो रूलर है वो भी वीक है, तो आसपास नोबल्स के पास हमेशा ये पॉसिबिलिटीज़ थी कि जिस तरह से सैयद ब्रदर्स उठ के आए हैं, हम भी उठ के आ सकते हैं और हम भी इनकी जगह ले सकते हैं, इनको ओवरथ्रो कर सकते हैं। तो कॉन्स्टेंटली कोर्ट के अंदर जो है लड़ाइयाँ चल रही थी, म्यूचुअल बिक्री चल रही थी, ईरानी तो रानी के बीच में लड़ाइयाँ हो रही थी, ये सब हो रहा था कोर्ट के अंदर, राइट, कॉन्स्पिरेसीज एट द कोर्ट। दूसरा क्या था, देश के अंदर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लॉलेसनेस और डिसऑर्डर बहुत बढ़ गया था। सबको पता लग गया था कि सेंट्रल अथॉरिटी वीक पड़ गई है, ठीक है, औरंगजेब के बाद से कोई स्ट्रांग रूलर नहीं है, जिसकी वजह से सारे के सारे चीफटेन्स जो हो गए थे या जो छोटे छोटे ऑफिशियल्स थे उन्होंने डिफाई करना शुरू कर दिया सेंट्रल अथॉरिटी को, टैक्स नहीं देते टाइम पे, लॉलेसनेस बढ़ गया और लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीटली डिसरप्ट हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ हुआ क्या कि एडमिनिस्ट्रेशन आधे से ज़्यादा पैरालाइज हो गया, ठीक है, इट वॉज पार्शियली पैरालाइज, जो एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी थी वो पैरालाइज होनी शुरू हो गई। तीसरा ये था जो स्टेट फाइनेंसेस थे वो डिटीरिएट हो गया, कहने का मतलब है इकोनॉमिक डिटीरियोरेशन हो गया यहाँ पे। और वो क्यों हुआ, उसका रीज़न ये था कि जो ज़मींदार थे उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया। सबसे पहले मैंने आपको ये वाली बात बताई कि जो लोकल चीफटेन्स थे उनको पता लग गया कि उनकी सेंट्रल अथॉरिटी अगर वीक पड़ जाती है तो जो छोटे छोटे और सेंटर्स ऑफ पावर हैं वो आपस में इमर्ज करना शुरू कर देते हैं। तो उनको पता लग गया कि सेंट्रल अथॉरिटी वीक पड़ गई है, देन सो दे रिफ्यूज टू पे द लैंड रेवेन्यू एट टाइम। तो ज़मींदार रिबेलियस हो गए और रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। दूसरा क्या काम हुआ, जो ऑफिशियल्स थे दे मिस अप्रोप्रिएटेड स्टेट रेवेन्यूज। वही मैंने आपको बात बताई थी कि जो नोबल्स मिलिट्री कमांडर्स भी थे उनकी क्या ड्यूटी थी कि एक डिफाइंड कोट ऑफ ट्रूप्स मेंटेन करके रखना, एक फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रूप्स मेंटेन करके रखना अपने स्टेट के अंदर या अपने एरिया के अंदर, बट उन्होंने उस पैसे का इस्तेमाल किया अपने पर्सनल लग्जरी के लिए, जिसकी वजह से आर्मी वीक पड़नी शुरू हो गई। और आर्मी वीक पड़नी शुरू हो गई, इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, राइट। तो दूसरा रीज़न ये था नोबल्स ने मिस अप्रोप्रिएट किया इन स्टेट फाइनेंसेस को अपनी खुद की जेबें भरने के लिए, अपनी खुद की पर्सनल लिबर्टी के लिए या लग्जरी के लिए। और तीसरा रीज़न ये था रेवेन्यू फार्मिंग, जो मैंने आपको बताया। रेवेन्यू फार्मिंग की वजह से जो रेवेन्यू फार्मर्स आ रहे थे, राइट, उन्होंने जो है पेजेंट ऑपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि उनका काम है कि उनको एक फिक्स्ड अमाउंट देना है स्टेट को फिक्स्ड अमाउंट देना, आगे से वो कितना भी कलेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से पेजेंट ऑपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फेल कर गई, ऑल्दो डिस्पाइट ऑफ द रिगरस एंड एनर्जेटिक एफर्ट्स बाय सैयद ब्रदर्स, ठीक है। क्या क्या था मैंने आपको फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले कांस्टेंट पॉलिटिकल राइवलरी थी, फिर लॉ एंड ऑर्डर और लॉलेसनेस, मतलब लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो गया, लॉलेसनेस बढ़ गई। और तीसरा क्या काम हुआ, जो स्टेट फाइनेंसेस थे वो डिटीरिएट हो गए कुछ रीजंस की वजह से, जैसे ज़मींदार ने मना कर दिया टैक्स देने के लिए, ऑफिशियल्स ने पैसा इस्तेमाल किया जो आर्मी के लिए था अपने खुद के लिए, और उसके बाद रेवेन्यू फार्मिंग या इजारा फार्मिंग जो थी उसने भी स्टेट फाइनेंसेस को डिटीरिएट किया। इस सब की वजह से टाइमली सैलरीज नहीं मिल रही थी सोल्जर्स को, और आर्मी को क्या कहते हैं फाइनली सफ़र करना पड़ा, एंड आर्मी बिकेम म्यूटिनस एंड इनडिसिप्लिन्ड, ठीक है। आर्मी इनडिसिप्लिन होनी शुरू हो गई और म्यूटिनी करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिल रहा था, टाइमली सैलरीज नहीं मिल रही थी। अब सैयद ब्रदर्स के साथ भी वो हुआ जो उन्होंने किया था जुल्फ़िकार खां के साथ। इनके अगेंस्ट भी कॉन्स्पिरेसीज बढ़ना शुरू हो गई, बल्कि इनके अगेंस्ट जो कॉन्स्पिरेसीज थी वो जुल्फ़िकार खां से भी ज़्यादा डेंजरस होनी शुरू हो गई। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि इन्होंने फारूक सियार को ही मरवा दिया था, जो रूलर था। पहली बार मुग़ल हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि किसी नोबल ने, राइट, जो वज़ीर है या फिर जो बहुत हाई पोस्ट होल्ड कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उसने ही राजा को मरवा दिया, राइट। सैयद ब्रदर्स ने मिलकर फारूक सियार को मरवा दिया था, हमने देखा था 1719 में। तो नोबल्स को ये वाली बात पता लगी कि यार अगर राजा को ही मरवा दिया तो हमारी जो सेफ्टी है वो कहाँ से सेफ गार्ड हो रही है, हमारा ही नहीं पता, जब राजा को मरवा दिया तो क्या पता हमको भी मरवा दे, राइट। इसकी वजह से कई सारे नोबल्स ने आपस में कंस्पायर करना शुरू कर दिया कलेक्टिवली अगेंस्ट द सैयद ब्रदर्स, और उनमें सबसे आगे कौन थे, निज़ामुल मुल्क और उसके फादर के कज़न यानी कि मोहम्मद अमीन खां,
राइट, उसके चाचा। निज़ामुल मुल्क के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम सेकंड चैप्टर में हैदराबाद की बात करेंगे। निज़ामुल मुल्क सबसे लीडिंग नोबल थे जो कॉन्स्पिरेसी को लीड कर रहे थे, प्लस अपने चाचा की हेल्प लेके, जिनका नाम था मोहम्मद अमीन खां। ठीक है, इनकी पावर से, सईद ब्रदर्स की पावर से ये लोग जेलस भी थे और फ्राइटेंड भी हो गए थे आफ्टर फारुखसियार्स मर्डर। ठीक है, इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या बात हुई, पब्लिक रिवल्शन भी बढ़ना शुरू हो गया। जो पब्लिक थी वो बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हो गई टुवर्ड्स सैयद ब्रदर्स, क्योंकि पहली बार पब्लिक को पता लगा कि वजीर ने ही राजा को मरवा दिया। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, दे स्टार्टेड टू लुक डाउन सैयद ब्रदर्स एज ट्रेटर्स। उनको ट्रेटर्स बोलना शुरू कर दिया। एक स्पेशल नाम उनके लिए क्या बोलना शुरू कर दिया, वो नमक हराम है। राइट, दे आर नॉट ट्रू टू देयर सॉल्ट। वो अपने नमक के ही पक्के नहीं है, अपनी बात के पक्के नहीं है, इसलिए उनको नमक हराम बोलना शुरू कर दिया पब्लिक्स ने। ठीक है, एक और कम्युनिटी थी जो सईद ब्रदर्स के अगेंस्ट काम कर रही थी, वो थी ऑर्थोडॉक्सिकल मुस्लिम्स। राइट, जो औरंगज़ेब के टाइम पे ऑर्थोडॉक्सिकल मुस्लिम्स थे, ऑर्थोडॉक्स नोबिलिटी थी, वो कम्प्लीटली डिसलाइक करते थे सईद ब्रदर्स को बिकॉज ऑफ देयर लिबरल पॉलिसी टुवर्ड्स हिंदूज। हमने देखा ना कि वो हिंदू चीफ्टेन्स के साथ, राजपूत के साथ, मराठास के साथ बहुत फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करके रखे हैं। ठीक है, छत्रसाल के साथ और बुंदेलास के साथ, जाट्स के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर रखे हैं, जो औरंगज़ेब को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। और औरंगज़ेब के टाइम वाले जितने सारे नोबल्स जो आज तक जिंदा थे, जिनकी जो पॉलिसी थी या फिलोसफी थी ऑर्थोडॉक्सिकल थी बिल्कुल, जो नहीं चाहते थे कि लिबरल पॉलिसी अपनाई जाए हिंदूज़ के टुवर्ड्स, वो बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते थे और वो बिल्कुल हेट करते थे सैयद ब्रदर्स को। और उन्होंने सैयद ब्रदर्स को क्या बोलना शुरू कर दिया, एंटी मुस्लिम या फिर एंटी इस्लामिक। ठीक है, कि ये जो है एंटी इस्लामिक है, इस्लाम के हिसाब से नहीं चल रहे, अपने धर्म के हिसाब से भी नहीं चल रहे। और पब्लिक के साथ साथ जो ऑर्थोडॉक्सिकल नोबिलिटी थी, उन्होंने भी मॉक करना और टारगेट करना शुरू कर दिया सैयद ब्रदर्स को। ठीक है, फाइनली हुआ क्या कि निज़ामुल मुल्क के साथ हम देख रहे थे कि निज़ामुल मुल्क और जो और कोर्टियर्स थे और नोबल्स थे, दे कंस्पायर्ड एंड दे फाइनली असैसिनेटेड हुसैन अली खान इन 1720। जो छोटा भाई था हुसैन अली खान बराहा, उसको 1720 में असैसिनेट करवा दिया गया। ठीक है, अब्दुल्ला खां अभी भी बचा हुआ था और उसने एक लास्ट कोशिश करी अपने आप को बचाने के लिए, बट आगरा के अंदर उसको भी डिफीट कर दिया गया। ठीक है, तो 1720 में सैयद ब्रदर्स का चैप्टर भी क्लोज कर दिया गया। ठीक है, जो और कोर्टियर्स थे और नोबल्स जो थे, इंक्लूडिंग निज़ामुल मुल्क और उसका जो चाचा था मोहम्मद अमीन खां, वो लीड कर रहे थे ऐसे नोबल्स को जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी, जिसका एंड रिजल्ट क्या हुआ कि 1720 में सबसे पहले हुसैन अली खान बराहा को असैसिनेट कर दिया गया। और बाद में जब बड़े भाई ने रिवोल्ट करने की कोशिश करी या वापस आने की, फाइट बैक करने की कोशिश करी, तो उसको भी आगरा के अंदर अब्दुल्ला खां को भी मरवा दिया। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि सैयद ब्रदर्स विल बी रिमेंबर्ड इन हिस्ट्री एज किंग मेकर्स। उनको किंग मेकर्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने, हम कह सकते हैं, सबसे पहले फारुखसियार को बिठाया, फिर उसने 2 छोटे छोटे प्रिंसेस को बिठाया जो टीबी से मर गए, फिर फाइनली मोहम्मद शाह को बिठाया। तो लगातार 4 रूलर्स को मुगल थ्रोन पे बिठाना बस 2 भाइयों ने, ये बहुत बड़ी बात थी, पहली बार ऐसा हुआ था, और इसलिए उनको रिमेंबर किया था हिस्ट्री में एज किंग मेकर्स। इसके साथ हमारा जो है सैयद ब्रदर्स का चैप्टर भी क्लोज हो जाता है। राइट, तो मैं आपको एक बार रिकैप दे देता हूँ अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, राइट, तो आज हम स्टार्ट किया था, हमने लेक्चर 2 स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैंने आपको रिकैप दिया था पिछले चैप्टर का। फिर हम जुल्फ़िकार खां की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में बात कर रहे थे, किस तरह से उसने इकोनॉमिक रिवाइवल की कोशिश करी, बट वो उसमें थोड़ा फेल हो गया इजारा सिस्टम की वजह से। फिर हम बाद में आते हैं सैयद ब्रदर्स के बारे में। सैयद ब्रदर्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमने उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ की बात करी। रिलीजियसली टॉलरेंट थे, उन्होंने अबॉलिश कर दिया जिजिया को। ठीक है, रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बात करी, जिजिया हटा दिया, पिलग्रिम टैक्स हटा दिया, फिर और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ को हमने डिस्कस किया। बट फिर भी इतने विगरस एफर्ट्स के बाद भी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है कोलैप्स कर गई। और क्यों वो हुआ, वो उसके रीजंस भी हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिटिकल राइवलरी थी, लॉलेसनेस था, फिर उसके बाद जो है स्टेट फाइनेंसेस डिटीरियरेट कर रहे थे, वो हमने देखा। फाइनली अब हम जब कॉन्स्पिरेसीज़ की बात कर रहे थे तो कॉन्स्पिरेसीज़ में हमने देखा कि निज़ामुल मुल्क ने कोशिश करी, ही लेड द नोबल्स, जिन्होंने फाइनली हु असैसिनेटेड हुसैन अली खान बराहा एंड डिफीटेड अब्दुल्ला खां एट आगरा। ठीक है, इसके बाद हमने फाइनली देखा कि दे विल बी रिमेंबर्ड इन हिस्ट्री एज किंग मेकर्स। तो यहाँ पे सैयद ब्रदर्स का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। और अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ मुगल डिसइंटीग्रेशन फ्रॉम द टाइम पीरियड 1720 टू 1738। ठीक है, मुगल डिसइंटीग्रेशन, और किस टाइम पीरियड में, 1720, क्योंकि मैंने बताया कि 1720 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। 1720 में ही हुसैन अली खान बराहा को मार चुके हैं और सैयद ब्रदर्स का चैप्टर भी क्लोज हो चुका है। तो 1720 से लेकर 1738 तक, ये 1738 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 1738 के अंदर इंडिया के अंदर वो इंसान आता है
जो कम्प्लीटली उजाड़ के रख देता है, रूइन कर देता है इकोनॉमी को, राइट, नादिर शाह। ठीक है, उसके प्लंडर के बारे में हम बात करेंगे, किस तरह से वो रेड करता है 1739 में, जो बैटल ऑफ करनाल होती है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम इस टाइम पीरियड की बात करते हैं। इस टाइम पीरियड में राजा कौन है? मोहम्मद शाह ही है। अभी जो मैंने बताया था ना आपको कि 18 ईयर ओल्ड छोटा सा बॉय था जिसको सैयद उदौला ने गद्दी पे बिठाया था, अभी तक वही रूल कर रहा है। ठीक है, तो 1720 से लेके 1738 और बाद में भी वही रूल करता रहेगा। तो इस पीरियड के अंदर नॉमिनल हेड कौन है? मोहम्मद शाह ही है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं इस पीरियड के अंदर मुगल डिसइंटीग्रेशन किस तरह से हुआ। सबसे पहले तो हम मोहम्मद शाह की ही बात कर लेते हैं। मोहम्मद शाह अपने पुराने रूलर्स की तरह, अपने फोर फादर्स की तरह एक वीक विल्ड रूलर था, वही सेम लग्जरी लविंग रूलर था। ठीक है, एंड ही वॉज द लास्ट चांस टू सेव द एम्पायर। ठीक है, अगर एम्पायर को सेव करना था, अगर एम्पायर सेव हो सकता था डिसइंटीग्रेशन से, तो आखिरी चांस मोहम्मद शाह के हाथ में थी। When he inherited the throne, Mughal Empire was still strong and Mughal prestige was still an important political factor. यानी कि 1720 के अंदर 1720 के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन पैरालाइज हो रहा है, इतनी सारी और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्टेट फाइनेंसेस डिटेरियोरेट कर रहे हैं, आर्मी वीक हो रही है, बट स्टिल इन जनरल अगर हम देखें अभी भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। अगर वो इतने वीक पड़ जाते तो और पावर्स उनको ओवरथ्रो कर देती। अभी भी 1720 ऐसा टाइम था कि मुगल आर्मी जो थी वो स्टिल स्ट्रॉन्ग इनफ थी, और जो इमेज होती है एक एम्पायर की लोगों के दिमाग में, वो अभी भी एक बहुत रिस्पेक्टफुल इमेज थी, एक प्राइड की इमेज थी लोगों के दिमाग में, एज द पॉलिटिकल यूनिटी या एज द पॉलिटिकल सिंबल ऑफ स्टेबिलिटी एंड यूनिटी इन द एम्पायर इन द कंट्री। ठीक है, जब उसने एम्पायर यानी कि थ्रोन जब उसने इनहेरिट किया तो मुगल एम्पायर अभी भी स्ट्रॉन्ग था, मुगल प्रेस्टीज अभी भी एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फैक्टर था, आर्मी अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्दो डिटेरिएट हुआ था बट अभी भी ब्रेक डाउन नहीं किया था। ठीक है, राजपूत अभी भी लॉयल थे और मराठा सरदार्स अभी भी रिस्ट्रिक्टेड थे टू द डेक्कन। तो सब कुछ कह सकते हैं मोर और लेस ठीक ठाक ही था, अच्छा नहीं कह सकते बट फिर भी एक तरह से ठीक था, इतना ख़राब भी नहीं हुआ था। बट मोहम्मद शाह का जो रूलर था, का जो रेन था, वो बिल्कुल ख़राब कर दिया उसने। अगर इस टाइम पे मुगल थ्रोन पे कोई ऐसा रूलर बैठता जो फार साइटेड था या एबल रूलर था, तो शायद एम्पायर को बचाया जा सकता था। बट हम ये कह सकते हैं दैट मोहम्मद शाह वॉज नॉट द मैन ऑफ द टाइम, राइट। उसकी ज़रूरत नहीं थी इस टाइम पे, वो एक वीक रूलर था, राइट, लग्जरी लविंग रूलर था, डीजेनरेट रूलर था, करप्ट था, उसके साथ साथ वो ईजीली फ्लैटर भी हो जाता था नोबल्स की बातों से। ठीक है, अब मैंने आपको जब बताया था कि 1720 के अंदर जब सैयद ब्रदर्स का चैप्टर ओवर हुआ था, उनको असैसिनेट करवाया था नोबल्स ने, और उन नोबल्स को लीड कौन कर रहा था? निज़ामुल मुल्क। तो निज़ामुल मुल्क वॉज द मोस्ट डेंजरस एंड द मोस्ट पावरफुल नोबल एट दैट टाइम। इस वजह से 1722 के अंदर निज़ामुल मुल्क को वज़ीर बना दिया गया मुग़ल एम्पायर का। ठीक है, तो 1722 के अंदर निज़ामुल मुल्क इज़ द वज़ीर ऑफ द एम्पायर। राजा अभी मोहम्मद शाह ही है, नॉमिनल हेड, और एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में आ गई है? वज़ीर के हाथ में, निज़ामुल मुल्क के हाथ में। अब निज़ामुल मुल्क वॉज एक्सट्रीमली केपेबल एंड एक्सट्रीमली एनर्जेटिक, और उसका काम था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिफॉर्म करूं एडमिनिस्ट्रेशन को, राइट। ही वांटेड विगरस रिफॉर्म इन एडमिनिस्ट्रेशन, बट मोहम्मद शाह उसको काम नहीं करने दे रहा था। मोहम्मद शाह वॉज नॉट गिविंग हिम फ्री हैंड, कंप्लीटली उसको एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स लाने के लिए या फिर चेंजेस लाने के लिए नहीं अप्लाई कर रहा था, नहीं अलाउ कर रहा था। तो मोहम्मद शाह जो है वो फ्रस्ट्रेट हो गया, और फाइनली 1722 के अंदर, 1722 में वो वज़ीर बना था, उसके 2 साल बाद 1724 के अंदर उसको ये बात रियलाइज़ हो गई कि जब तक मैं यहाँ रहूँगा तो मोहम्मद शाह तो मुझे काम करना नहीं देगा। तो ही डिसाइडेड कि वो साउथ चला जाएगा, जहाँ वो पहले था, जहाँ पे वो डेक्कन का वॉइस रॉय पहले से था, और वो साउथ जाके ही विल एस्टैब्लिश द स्टेट ऑफ हैदराबाद। ठीक है, तो उसने रिज़ाइन कर दिया फ्रॉम द पोस्ट ऑफ वज़ीर, और 1724 में ही लेफ्ट फॉर हैदराबाद टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट देयर। अब ये पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने पोस्ट से रिज़ाइन किया था और एक ऐसी जगह चला गया था जिससे वो कोशिश करना चाहता था धीरे धीरे हैदराबाद को इंडिपेंडेंट बना ले, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ फिजिकल ब्रेकअप ऑफ मुगल एम्पायर। पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी नोबल ने, चाहे वो खराब थे, चाहे अच्छे थे, चाहे कैसे भी थे, आपस में लड़ाई करते थे, बट वो रहते कोर्ट में ही थे। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी नोबल ने कोर्ट छोड़ के अपना खुद का रेन एस्टैब्लिश कर लिया, अपना खुद का स्टेट फाउंड करने के लिए वो किसी और जगह चला गया, जिससे फिजिकल ब्रेकअप शुरू हो गया एम्पायर का। इतना बड़ा पोर्शन, यानी कि हैदराबाद जितना बड़ा और स्ट्रॉन्ग पोर्शन जो मुगल एम्पायर का एक स्ट्रेंथ था, वो छूट गया मुगल एम्पायर से। पहली बार फिजिकल ब्रेकअप शुरू हो गया एम्पायर का।
फिर जैसे हैदराबाद अलग होना शुरू हो गया, उसके साथ 3 और सक्सेशन स्टेट्स से टोटल इन जनरल अगर हम बात करें कि मुगल एम्पायर जब डिसइंटीग्रेट होता है या डीके होता है तो 3 हमको सक्सेशन स्टेट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बंगाल, अवध और हैदराबाद। इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर में, जब हम इंडियन स्टेट्स इन द 18th सेंचुरी डिस्कस करेंगे। बंगाल के बारे में बात करेंगे, अवध के बारे में, हैदराबाद के बारे में, मैसूर के बारे में, केरला के बारे में, वो सब हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या अब होना शुरू हो गया, ज़मींदार्स, राजाज एंड नवाब्स, इन्होंने रिबेल करना शुरू कर दिया इंडिपेंडेंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और बहुत विग्रसली। प्लस एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर अभी क्या होना शुरू हुआ, जो मराठाज अभी तक थे, मैंने आपको बताया था ना कि 1720 की जब हम बात कर रहे हैं कि 1720s में जब मोहम्मद शाह थ्रोन पे बैठा था, मराठाज वर स्टिल रिस्ट्रिक्टेड एंड कन्फाइंड देमसेल्व्स टू डेक्कन इटसेल्फ। उन्होंने अभी तक आगे मूव करना शुरू नहीं किया था नॉर्थ में, बट अब क्या टाइम पीरियड हुआ 1730s तक उनको लग गया कि द टाइम इज़ राइट और हमको कंप्लीट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फॉर नदर्न एक्सपेंशन। तो मराठाज ने क्या इंपॉर्टेंट काम शुरू किया, उन्होंने अपना नॉर्थ में एक्सपेंशन करना या एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया आफ्टर 1720। और फाइनली 1738 और 39 के अंदर नादिर शाह जो है, ड्यू टू द वीकनेस या फिर ड्यू टू द इग्नोरेंस ऑफ मुगल रूलर्स, अब वो करते क्या हैं, वो सारा ध्यान अपना डेक्कन में दे देते हैं, जिसकी वजह से ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर होता है ये वीक पड़ जाता है, जिसकी वजह से नादिर शाह बहुत आसानी से यहाँ पे इन्वेड कर लेता है बिना किसी आर्मी या फिर बिना किसी चैलेंज को फेस किए, आराम से दिल्ली के अंदर और इंडिया के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम कहाँ पे वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं कि 1738 1739 तक लगभग धीरे धीरे डिसइंटीग्रेशन शुरू हो चुका है एम्पायर का। नदर्न एक्सपेंशन स्टार्ट हो चुका है मराठास का। धीरे धीरे जो लोकल चीफ्टेन्स हैं उन्होंने अपनी पावर असर्ट करना शुरू कर दिया है। फिजिकल ब्रेकअप हो चुका है। निज़ामुल मुल्क जो है वो डेक्कन में आ चुका है। प्लस यहाँ पे अवध और यहाँ पे बंगाल ये भी अपना सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स कार्व आउट करना शुरू कर चुके हैं। तो और उसके बाद हम देखते हैं कि आर्मी भी धीरे धीरे वीक होना शुरू हो गई है और फाइनली 1738-39 के अंदर नादिर शाह एंटर कर जाता है इंडिया के अंदर। यहाँ से हम अपना चैप्टर और वीडियो यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट करते हैं और नादिर शाह का इन्वेजन वो सब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और अगर आपको अच्छा लगे देन डू गिव इट अ थम्स अप एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। टिल देन हैव अ नाइस डे, कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय।